गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रतन सर काबिल अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास की कक्षा लेंगे। तो हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। तो हम जो इतिहास पढ़ेंगे अपर प्राइमरी के लिए उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, फिर भी डिटेल्स में हमको पढ़ना है जिससे एक भी प्रश्न क्या छूटने नहीं पाए। तो देखते हैं, पहला जो इसका टॉपिक है वह है इतिहास के स्रोत। कब, कहाँ और कैसे। इतिहास के स्रोत यानी सोर्स ऑफ क्या है, हिस्ट्री। यानी इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हमारे पास मौजूद है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हमें पूछा जाता है, इसी के ऊपर देखेंगे कि सोर्स क्या है। सोर्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, बस सोर्स कौन कौन सा सोर्स है जो हमें मौजूद है, उन सोर्सों का नाम हमें पता करना है। ये सोर्स है। तो कब, कहाँ और कैसे, डेट्स के बारे में जानेंगे, और कहाँ कैसे मिला ये सोर्स, किस तरह से मिला, और कौन सा जो सोर्स है ज्यादा प्रमाणिक है, ज्यादा उचित है। तो इस तरह से देखेंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम पहले देखेंगे, जो ये सोर्स जो है ये भी देखेंगे इतिहास में किसके बारे में, पूरे दुनिया के बारे में नहीं। हमारा जो अभी का सिलेबस है वो है भारत के बारे में, उसके आसपास के बारे में। तो भारत का ही देखेंगे। तो पहला ही है जो भारत जो है, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। यानी इंडिया का जो नाम है ये कहाँ कहाँ से आया और भारत को किसने क्या कहा था। भारतवर्ष जो है हमारा, तो इंडिया कहा। तो अरब जो ईरानी है इसने क्या कहा था भारत को, हिंदुस्तान। मत्स्य पुराण जो है हमारा, मत्स्य पुराण में भारत के 9 भाग बताए गए हैं। यानी बहुत सारे नाम है इसका, जैसे इंद्रद्वीप है, कसेरु है, ताम्रपर्णी, आस्तिमा है, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व है, वारुष तथा सागर। मतलब कई नामों से हम भारत को पुकारते हैं। यानी भारत एक जो भूभाग है इसको पहले से ही बहुत सारे नाम है, इसी तरह से हम लोग जानते हैं। ये था भारत के कई सारे नाम। तो यहाँ पर देखते हैं यूनानी क्या है जो इंडिया का, अब यहाँ पे हिंदुस्तान का क्यों कहा, इस तरह से सोर्स है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो है आपका ये महाभारत कालीन, यानी उस समय तक भारत का, आज का जो भारत का चित्र है, आज का जो भारत का मैप है उससे ये अलग है। क्योंकि पहले क्या था, भारत बहुत विस्तृत था। यानी आप देखेंगे ये सारा भारत का क्या है, भारत में भारतवर्ष का है। अलग अलग समय पे अलग अलग सम्राट हुए जिन्होंने क्या पूरे भारत को एकत्रित किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया। जहां जहां तक हम जब और भी आगे जाएंगे, ये तो महाभारत कालीन है, लेकिन हम 300-400 या गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे, तो देखेंगे कि बहुत विशाल था भारत। यहाँ से जो देख रहे हैं, जो अभी जो यहाँ पे है अलग है। यहाँ जो आप देखते हैं जो पाकिस्तान का क्षेत्र है या अफगानिस्तान का क्षेत्र, ये सब भी पहले क्या था, भारत में सम्मिलित था। तो इसी में देखेंगे तो ये महाभारत कालीन बहुत पुराना चित्र है, उस समय क्या था। तो देखिए इसमें कुछ कुछ नाम जो है वो देख सकते हैं। जब यहाँ पे आप जूम करके देखिएगा, इंद्रप्रस्थ दिखाई पड़ता है जो महाभारत से क्या है रिलेटेड है उस समय का। आपको देखते हैं ये हस्तिनापुर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। हस्तिनापुर जो ये भी महाभारत से जो देखते हैं, जो कौरव था उसका जो राजधानी। यहाँ पे जो श्रीलंका देख रहे हैं उस समय उसको क्या कहा जाता था, सिंघल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था। तो क्या है, सिंघल है। इसी तरह से आप देख रहे हैं अभी का ये जो है गांधार। गांधार जो है ये कहाँ है, ये अलग है, इंडिया में अभी नहीं पड़ता है, लेकिन ये भी महाभारत काल से रिलेटेड है। यानी गांधार जो गांधारी थी, कहाँ से, गांधार से रिलेटेड थी, यानी गांधार की थी, गांधार से आई थी, उनका शादी इधर हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। बहुत सारा नाम है, कंबोज है, बाल्हिक है, सिंधु। ये जो नदी देख रहे हैं सिंधु, इसी को कहते हैं, जो फारसी जो उर्दू का शब्द है उसमें हिंद कहते हैं, और उसी से अरबी शब्द से क्या बना, जो हिंदुस्तान। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया, आप नाम देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या है, द्वारका। द्वारका यानी यहाँ तक तो हमारा गुजरात जो स्थल है, उसके बाद यहाँ से आपका जल दिखाई पड़ता है, ये समुद्र है, अरब सागर है ये। तो द्वारका नगरी अभी कहाँ है, पानी के नीचे है। यानी पहले क्या था, ये ऊंचा था, जो ये स्थल पे बनाया गया था, लेकिन समय के कारण क्या हुआ, परिवर्तन के कारण ये पानी के अंदर चला गया। इस तरह से कुछ कुछ क्या है नाम है, आप देख सकते हैं, इधर भी है बहुत सारे नाम। तो इसका अर्थ ये था कि भारत क्या है, बहुत विस्तृत था, भारत बहुत विस्तृत था। इस मैप में कुछ नाम है जो देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो
अब देखेंगे कि एक एक चीज के बारे में जो टर्म है, हम जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो पहले हम उस टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय यदि इस शब्द का उपयोग हुआ तो आप समझ पाएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। यानी बार बार ये शब्द आने वाला है आपके इतिहास में। जैसे पहला है पांडुलिपि। तो पांडुलिपि क्या है? तो पांडुलिपि क्या है? बुक्स रिटन इन द पास्ट आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। यानी ये जो पांडुलिपि है, जो पहले यानी बहुत पहले जब लिखा जाता था हाथ से लिखा जाता था। और हाथ मतलब इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, ये हाथ से लिखा गया है। तो लैटिन में क्या है? पांडुलिपि इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। क्यों कहा गया? तो which is derived from the Latin word menu। किससे बना है? मेनू। मेनू मीन्स क्या है? हाथ यानी हैंड। मैन्युस्क्रिप्शन जनरली रिटेन ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड फूड पेपर। फूड मतलब भोजपत्र इसको कहते हैं, यहाँ पे फूड पर आ गया। फ्रॉम पाम लीव्स और द बार्क ऑफ ए ट्री कॉल्ड बर्च इन द हिमालयन रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो पहले क्या था, जो हाथ से लिखा जाता था यानी पांडुलिपि। तो पांडु मीन्स क्या हो जाता है? मेनू। मेनू हो जाएगा आपका जो हैंड है, स्क्रिप्ट। और आपका जो फूड पेपर यानी भोजपत्र, याद रखिएगा इसका। पाम लीव्स यहाँ पे। उसके बाद है बार्क ऑफ ए ट्री, यानी बार्क मतलब जो छाल होता है, पेड़ का छाल, उसके ऊपर एक तरह का बनाया जाता था। बर्च जो कहाँ उगता है? हिमालयन रीजन में, हिमालय क्षेत्र में उगता है। ये आपको याद रखना है कि पांडुलिपि क्या है? हाथ से जो लिखा गया है इंस्क्रिप्शन। इसके बाद है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत पुराना चित्र है। ये पांडुलिपि है, उस समय लिखा गया था अच्छी तरह से। अभी भी सहेज के इसको रखा गया है। इस तरह से एक तरह के छाल पे ये लिखा गया है, ये पत्र पे लिखा गया है, जिसको अच्छा से काट करके कागज की तरह बनाया गया है। नेक्स्ट है शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस। क्या है? इंस्क्रिप्शंस किसे कहते हैं? तो इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग रिटेन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। आपको ये भी रखना है कि ये हार्ड सरफेस है, सच एज आपका क्या है? स्टोन और मेटल। मेटल पे भी हो सकता है या स्टोन पे, किसी पे हो, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्क्रिप्शंस कहेंगे। यानी पत्थर पे जो पहले लिखा जाता था, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है, पत्थर पे किसी भी माध्यम से उकेर उकेर करके लिखा जाता था। यानी लिखना इतना पहले क्या था? कठिन था। आज तो हम पेन और कागज की मदद से बहुत ही आराम से बहुत जल्दी लिख पा रहे हैं। उस समय क्या जाता था कि पत्थरों पे इस तरह से छेनी के माध्यम से या किसी भी मेटल के माध्यम से इसको उकेर के लिखा जाता। तो हार्ड सरफेस, पत्थर हो, स्टोन हो या आपका जो मेटल है, इस पे लिखा रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख। हिंदी में जब इसको हम लोग देखते हैं शिलालेख, तो बहुत ही आसान। शिला मीन्स क्या होता है? पत्थर। लेख मीन्स लिखना, यानी पत्थर पर लिखना। जो भी पुराने जमाने में पत्थर पर लिखा गया था हमारे पास मौजूद, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस। यहाँ पे देखिए तमिल इंस्क्रिप्शंस है, तमिल लैंग्वेज का यहाँ पे लिखा गया है। और ये क्या है? आपका इजिप्ट इंस्क्रिप्शंस है, इजिप्शियन का। अब है पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट। यानी आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? ये भी टर्म आएगा आपके बार बार इतिहास में। तो ए पर्सन हु स्टडीज द थिंग्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड एन आर्कियोलॉजिस्ट। यानी किस व्यक्ति को कहेंगे? जो पास्ट का जो थिंग्स है उसके ऊपर क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है। यानी पुराने सामानों पे, पुराने सामान अर्थात जो भी हो, सिक्का हो, बिल्डिंग हो, मोन्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर क्या कर रहा है? वो स्टडी करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट या क्या कहेंगे? पुरातत्वविद कहेंगे। इसका हमें खास ध्यान रखना है कि वो किस पे, यानी इसका एमसीक्यू भी आता है कई बार। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आएगा उसमें देखेंगे कोई एक पार्टिकुलर चीज का नाम रहेगा तो उसका नहीं। मान लीजिए कोई कहेगा कि कॉइन्स पे जो स्टडी कर रहा है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? उसको हम लोग पुरातत्वविद नहीं कहेंगे। पुरातत्वविद हम उसको कहेंगे जो पास्ट की चीजों, यानी पास्ट का यदि कॉइन है तब हम उसे पुरातत्वविद कहेंगे। नेक्स्ट है हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार। तो बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूजन करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार को एक समझ लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अलग है और इतिहासकार क्या है? अलग है। तो इतिहासकार किसे कहेंगे? दोज हु स्टडी द पास्ट, जो सिर्फ पास्ट के बारे में स्टडी करता है, यानी जो समय बीत गया है, अतीत का जो समय है, अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी सैकड़ों साल, हजारों साल पहले का जो बात के ऊपर अध्ययन करते हैं। यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट है उस चीज को पता लगाता है, इतिहासकार उसी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं
इतिहासकार या हिस्टोरियंस कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं आप क्या है, हेरोडेटस है जो बहुत पुराने जो विदेशी इतिहासकार हैं, हमारे इंडिया के जो इतिहासकार हैं, आपका रोमिला थापर, सतीश चंद्र और बिपिन चंद्र, बहुत ही फेमस क्या है, ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। नेक्स्ट है, अब इतिहास के बारे में जो तिथि है, तिथि लिखने की क्या पद्धति है, जो आप जो डेट लिखते हैं, जो एडी लिखते हैं, बीसी लिखते हैं, ये क्यों लिखा जाता है और कब से ये शुरू हुआ, ये देखते हैं क्या है ये। तो आप लिखते हैं बीसी एडी या बीसी सी, ये जो लिखते हैं ये टर्म्स है क्या, तो जो बर्थ ऑफ जीसस है उससे रिलेटेड है ये, जीसस क्राइस्ट जो है ईसाई धर्म के, उनसे रिलेटेड है, यानी उनके जन्म के पहले और उनके जन्म के बाद से काउंटिंग करते हैं। उनके जन्म के बाद से काउंटिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडी अर्थात एनो डोमिनी, क्या कहते हैं उसको, एडी या एनो डोमिनी, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद। और यदि हिंदी में हम कहते हैं उसे डायरेक्ट कहते हैं ईस्वी कहते हैं, सन ईस्वी। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले यानी उसका जन्म से लगाया जाता है, उनके जन्म के पहले कहते हैं बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। बीसी मीन्स क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी ये क्वेश्चन रहता है बीसी का फुल फॉर्म क्या है और एडी का फुल फॉर्म क्या है, तो बीसी मतलब हो गया आपका बिफोर क्राइस्ट, यानी इसको क्या कहते हैं, ये क्रिश्चियन टर्म है। बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट क्या है, क्रिश्चियन टर्म। तो जन्म से पहले, यानी हिंदी में कहेंगे तो 200 साल पहले, 500 साल पहले, यानी ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व, यानी ऐसा, ये हो गया बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद जो है ये था, पहले ऐसा ही लिखा जाता था, यही प्रचलित था पूरे दुनिया में। चूंकि अंग्रेजों ने पूरे दुनिया पे शासन किया, पराया, तो सभी जगह गए, अपने भाषा को छोड़ा, अपने कल्चर को छोड़ा, तो ये भी लैटिन का था और ये भी अंग्रेजी वर्ड है, और उन्होंने उसी के प्रभाव में प्राय पूरे दुनिया में क्या हुआ, ये विस्तृत यानी फैल गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये टर्म धीरे धीरे बदलता चला गया। चूंकि ये धार्मिक टर्म है तो बहुत लोग इसको नहीं मानते हैं या नहीं मानना चाहते हैं, इसीलिए इसको धीरे धीरे बदल दिया गया और ऐसा ही सब मानते मानते आ गया। अब एडी से हो गया सीई और बीसी से हो गया बीसीई। तो इसको क्या है, तो जैसे था यहाँ पे एनो डोमिनी, अब हो गया सीई से हो गया कॉमन एरा। दोनों का अर्थ एक ही है, मतलब 200 साल 500 साल यानी बाद में जन्म के, लेकिन एडी के जगह हम सी का इस्तेमाल करते हैं और बीसी के जगह बीसी। बीसी मतलब बिफोर द कॉमन एरा। और बीपी भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है, बीपी मीन्स बिफोर प्रेजेंट, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जो अब जो है भारतीय इतिहास है, इसके है लिखित साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटे हैं हम लोगों ने, तो है कई भागों में, 3 भागों में है। तो इसमें प्रागैतिक इतिहास यानी किसे कहते हैं, ये एक टर्म है, ये भी आपको याद रखना है, यानी जिसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक, यानी प्रागैतिक भी, प्रागतिक इतिहास भी कहा जाता है। दैट पीरियड्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री व्हिच नो रिटेन एविडेंस इज अवेलेबल कैन बी कॉल्ड प्री हिस्टोरी। यानी आपको याद रखना है प्री हिस्टोरी क्या है। लाइक स्टोन एज यहाँ दिया है, तो जिसका कोई भी क्या है रिटेन एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी लिखा हुआ प्रमाण हमारे पास नहीं है। अर्थात हजारों साल पहले, जिस समय मनुष्य लिखना नहीं जानता था, तो उस समय का यदि इतिहास हम जो जानना चाहते हैं, उस समय के इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं। यानी लिखित डॉक्यूमेंट उसका नहीं है, तो उसका पता कैसे लगाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। उसका तब जब लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, हम कैसे जानेंगे कि उस समय का इतिहास क्या है, या कैसे उस समय के लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, सामाजिक जीवन कैसा था, इसी के बारे में हमको जानना है। यानी उसका तो लिखित डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जैसे स्टोन एज, स्टोन एज के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। स्टोन एज जब मनुष्यों ने क्या क्या पत्थर से यानी स्टोन से हथियार बनाना सीखा, उसी से सामान बनाना सीखा, तो उसे इसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं। इसके बाद है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास में अर्ली हिस्ट्री कहते हैं इसको, अर्ली हिस्ट्री। अर्ली हिस्ट्री क्या है, दैट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉर व्हिच रिटेन एविडेंस इज अवेलेबल बट दे हैव नॉट बीन रीड यट। अभी भी उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ली हिस्ट्री कहते हैं। यानी इसके पास रिटेन डॉक्यूमेंट्स तो है, एविडेंस तो है, यानी इस समय का लिखा हुआ कुछ कुछ चीज हमें मिलता है, अभी भी मिला है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, उस समय के लोगों ने उस चीज में क्या लिखा, किस लिपि का इस्तेमाल किया या किस भाषा का, तो हमें उसका पता नहीं चलता है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स यानी एविडेंस है, तो अभी उसको अभी तक मैंने उसको नहीं पढ़ पाए। ऐसा जो इतिहास आता है उसको हम लोग कहते हैं अर्ली हिस्टोरिक, यानी आद्य इतिहास कहते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा,
जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसके बारे में पढ़ा होगा, तो उस समय का जो है रिटेन एविडेंस हमें प्राप्त होता है, बट उसके बारे में हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो अलग अलग जो साक्ष्य हैं, एविडेंस है, उसके आधार पर हम उस समय के इतिहास का पता लगाते हैं। तो इस समय के जो इतिहास होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्ली हिस्टोरी या आद्य इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है, यानी पहले का किस तरह से वो लोग चित्र बनाते थे, ये है अर्ली हिस्ट्री का जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये महाभारत कालीन चित्र है यहाँ पे। तो इस समय का हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है, इसके बाद का भी है जिसको हम पढ़ भी सकते हैं। अब है इतिहास, यानी हिस्ट्री है वो कब का है, दैट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉर व्हिच रिटेन एविडेंस इज अवेलेबल, यानी इसका जो रिटेन एविडेंस है ये हमारे पास क्या है, मौजूद है। रिटेन मतलब लिखा हुआ, यानी कुछ भी साहित्य लिखा हुआ, किताब लिखा हुआ, पत्र पर लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ, कुछ भी हो हमारे पास मौजूद है, यानी हमको मिला है। एंड सक्सेस हैज बीन अचीव्ड इन रीडिंग दैट मटेरियल इज कॉल्ड हिस्ट्री, और हम उसे क्या कर रहे हैं, पढ़ने में सक्षम हो पाए हैं, यानी हम उसको पढ़ पाए हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके लिपि का हम पता लगा पाए हैं, यानी जान पाए कि क्या लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, जो वैदिक सभ्यता था उसमें बहुत सारे वेदों की रचना हुई, और हम क्या है, वेद को पढ़ने में सक्षम हो पाए हैं और वेदों को पढ़ पाते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, यानी वैदिक सिविलाइजेशन जो था प्राय 1000 से 1500 साल पहले, यानी 1000 से ईस्वी पूर्व, मैंने आज से नहीं, ईस्वी पूर्व ने BCE, तो उस समय था, उस समय ये इसकी रचना हुई थी, और उसको साहित्य को हम आज भी पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद के जो इतिहास, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास यानी हिस्ट्री कहते हैं। मेनी हिस्टोरियंस क्लासिफाई वैदिक सिविलाइजेशन एज प्रो हिस्ट्री, यानी वैदिक सिविलाइजेशन को आद्य इतिहास भी कहा जाता है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है, पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का जो समय, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। अब है द सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब यहां से जो है आपका क्वेश्चन बनता है कि सोर्सेस, यानी इसका स्रोत क्या है। स्रोत देखेंगे, यानी किससे हमको पता चल रहा है उस काल के बारे में, उसके सामाजिक स्थिति के बारे में, कैसे वो लोग रहते थे, क्या खाते थे, पीते थे, तो किसने आधार पे। हम सोर्स हमारे पास जो मौजूद है उसको हम लोग कई भागों में बांटे हैं। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी पुरातात्विक स्रोत, यानी आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आपने देखा था, आर्कियोलॉजिकल क्या ये देखा। उसके बाद है लिटरेसी सोर्सेस, यानी साहित्यिक स्रोत है। और उसके बाद है विदेशी यात्रियों के विवरण जो है, डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। इसके ऊपर ये 3 तरह के मुख्य स्रोत हैं जिसका हमको एविडेंस प्राप्त है। उसके उसी से हम लोग क्या करते हैं, उस समय के इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। तो प्रत्येक के बारे में डिटेल्स में देखेंगे क्या क्या है। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, क्या क्या है। तो आर्कियोलॉजिकल मतलब जो पुराने समय में जितने भी जो इंस्क्रिप्शन हो जाए या बिल्डिंग्स हो जाए, मोन्यूमेंट्स कुछ भी हो जो हमें खुदाई से प्राप्त हो या ऐसा ही प्राप्त है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत। जिसे पुरातात्विक यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी जो व्यक्ति है जो इस चीज के ऊपर अध्ययन करता है, उन्होंने खोज करके निकाला है। तो पहला हम देखते हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वो क्या है, अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपने पहले ही पढ़ा था कि अभिलेख क्या होता है। तो लिखा हुआ जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस। जैसे अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। तो इसमें आपको इसमें नहीं जाना है कि क्या क्या है, सिर्फ पढ़ना है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा जाता है अशोक का जो लिपि है, जो अभिलेख था, किसमें है, ब्राह्मी लिपि में है, ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से प्राप्त जो अभिलेख है अरमाइक एवं यूनानी लिपि में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इन अभिलेखों को 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। अर्थात उस समय क्या था, भारत पे क्या था, अंग्रेजों का शासन था। उसमें पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान एक ही था, तो अंग्रेजों का शासन था। तो इसी में से अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या क्या, इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त किया। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक है, परंतु रुम्मीदेई अभिलेख का विषय क्या है, आर्थिक है। प्रशासनिक मतलब प्रशासन का काम कैसे चलता है, राजा का क्या कर्तव्य है, उसके जो सैनिक है उसको क्या करना है, कैसे काम काज चलाना है, मंत्री का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। लेकिन एक जो अभिलेख है आपका यहाँ पे रुम्मीदेई, आपको ये नाम याद रखना है, ये कैसा है, आर्थिक है, जो आर्थिक के ऊपर, स्थिति के ऊपर क्या है, इसमें बात कही गई है। तो ये देखिए जो है आपका हाथी गुम्फा
अभिलेख जो हाथी गुम्फा अभिलेख ये किस वंश के समय था? ये खारवेल जो वंश है उसके ऊपर था, और ये था आपका शासक कलिंग नरेश के ऊपर ये है। हाथी गुम्फा खारवेल का शिलालेख, उसका जो आप चित्र देख रहे हैं। नेक्स्ट है जूनागढ़, जूनागढ़ का जो अभिलेख है, हाँ ये है यवन वंश था उसमें, और इसके जो शासक थे वो क्या थे? रुद्रदामन। शासक क्या थे इसके? रुद्रदामन। इसके बाद है नासिक अभिलेख, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसी से रिलेटेड पूछा जाता है एग्जाम में जो एमसीक्यू है। सातवाहन वंश था, और गौतमी बलश्री जो क्या है? गौतमी बलश्री उस समय के जो शासक थे उसके ऊपर इसमें लिखा गया, उसके बारे में। अभिलेख में जो लिखा जाता था, जैसे राजा गया युद्ध में, गया युद्ध में जो जीता, इसीलिए उसने क्या क्या लिखवाया, इस तरह से उसका अपने बड़ाई के बारे में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जैसे है गुप्त वंश था, और कौन है शासक इसका? गुप्त, समुद्रगुप्त के विषय में इसका मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे प्रयाग परिस्थिति है। जैसे एहोल अभिलेख जो है चालुक्य वंश के समय का है, और इसका क्या था? शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख है, वंश था मालवा वंश, और इसके जो शासक थे कौन थे? यशोवर्मन, यशोवर्मन के संबंधित यह अभिलेख है, उसके विषय में लिखा है। ग्वालियर अभिलेख, यहाँ है प्रतिहार वंश का, और शासक के थे भोज। जो है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, कौन है? गुप्त वंश का समय का यह है। स्कंद गुप्त के बारे में इससे जानकारी हमें प्राप्त होती है। देवपारा जो अभिलेख है सेन वंश के समय का है, और जो विजय सेन है शासक विजय सेन, उसके बारे में जानकारी मिलती है इसमें। द कपिलेश्वर इंस्क्रिप्शन अशोका, यहाँ पे देखिए रॉक एडिशन ऑफ अशोका, किस तरह से पत्थर पे उस समय लिखा जाता था, जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उसका पिक्चर देखिए, जिससे क्या हो आपके दिमाग पे अधिक समय तक ये सब नाम स्मृत रहे। यहाँ पे है जो मध्य प्रदेश के एरन, यानी एरन का ये जो पिक्चर देख रहे हैं एरन से है, यहाँ पे मिला है ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं। तो प्राप्त अभिलेख से गुप्त काल में सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। तो सती प्रथा की जानकारी, तो सती प्रथा है क्या? सती प्रथा क्या है? जो सती प्रथा एक जो कुरीति कहते हैं, सामाजिक कुरीति पहले जो था, अर्थात उस समय क्या होता था, राजा महाराजा का काल था, तो लोग जो युद्ध में जाते थे सैनिक, सैनिक की मृत्यु हो जाने पे क्या होता था, जो उसके जो वाइफ है, जो महिलाएं होती थी, उसको क्या करता था, जिंदा जला दिया था उसी सैनिक के साथ में। इसको ये रिवाज जो था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सती प्रथा, यानी सती हो जाना। तो पहले तो ये था रिलेटेड कि जो युद्ध में जा रहा है, जिसकी मृत्यु हो गई युद्ध में, इसके बहुत सारे कारण थे जिसके कारण ऐसा होता था। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे क्या हुआ, जो समाज में विस्तृत होने लगा, यानी ऐसे भी यदि आदमी की मृत्यु हो जा रही है तो क्या होता था, उसके वाइफ को जला दिया जाता जिंदा चिता पे। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले ये जो था जो उच्च श्रेणी में ही ये विस्तृत था ये सती प्रथा, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे सभी श्रेणियों में ये व्याप्त होने लगा। तो ये एक कुरीति था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, यही है सती प्रथा। हम लोग सोचते हैं कि अभी क्या है, ये शुरू हुआ मान ली 500 600 700 साल पहले शुरू हुआ, यानी मुगलों के आगमन के बाद शुरू हुआ, लेकिन ये बहुत पहले का है। इसीलिए ये जो अभिलेख मिला है जिसमें क्या है रिलेटेड है, तो किस काल में मिला? सर्वप्रथम भारतवर्ष को उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी कलिंग नरेश हाथी गुम्फा, ये जो है बहुत सा 300 ईस्वी पूर्व, यानी उससे ही पहले, बहुत पुराना है। यानी सती प्रथा भारत में बहुत पहले से प्रयास है, इसका ये क्या है, प्रमाण है। यहाँ पे सती स्टोन्स मेमोरियल erected to honor the widows of men killed in battle. Widows who by way of both grief and traditions had immolated themselves on their husbands' funeral pyres. तो ये था, यह है मुनैवर मुनेश्वरन with two of the सती स्टोन्स, यानी इस व्यक्ति का नाम जिनको ये अभिलेख मिला। The entirety of the carving suggests for royal village. तो इस तरह से आप देखते हैं जो सती प्रथा के बारे में हमको पता चला, यानी बहुत पहले से ये हमारे यहाँ आ रहे थे। कैसे? इस अभिलेख से। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरन पूछता है, जगह का नाम पूछता है, किस अभिलेख से?
और कौन सा काल का है आपका, गुप्त काल का है। ये गुप्त काल से यानी उसी समय से ये पता चलता है, यानी बहुत पुराना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, आपने देखा होगा जैसे पद्मावत फिल्म जो अभी निकला था, पद्मावती क्या करती है, जौहर कर लेती है यानी सती कर लेती है। सो लोग सोचते हैं वहीं से ये शुरू हुआ, नहीं, ये बहुत पहले से, उसके हजारों साल पहले से ही हमारे यहाँ मौजूद है, जिसका प्रमाण है। इसके बाद देखते हैं ये मौर्य काल में निर्मित जो विभिन्न मूर्तियों, जैसे ग्वालियर की मणिभद्र की मूर्ति है, धौली का हाथी है, परखंड का यक्ष तथा दीदारगंज की यक्षिणी आदि प्रसिद्ध कलात्मक पुरातात्विक क्या है, साक्ष्य पुरातात्विक आजकल के सोर्सेस हैं। ये सब मूर्ति हमें खुदाई में या इसे हमें वहां पे गुफा में मिला है। यहाँ पे देखिए मणिभद्र है, धौली का एलिफेंट जो इस तरह से दिखता है, प्रकांश का यक्ष मूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीदारगंज का यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी का मूर्ति है, बार बार पूछा जाता है कहाँ से मिला है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद है जो मुद्रा यानी कॉइन्स जो हमें मिला है, जैसे आज रुपया पैसा है, कॉइन्स भी हमें पैसा है, आप उस समय का कॉइन्स का चित्र देख सकते हैं। तो प्राचीन भारत में सोना, चांदी, तांबा, सीसा तथा प्रोटीन के बने सिक्के प्रचलित थे, यानी जिस समय जिस राजा के समय जिस तरह का मेटल मौजूद था उन्होंने उस तरह का कॉइन चलाया। यानी जहां पे आपको जिस राजा के काल में सोना का कॉइन्स मिल रहा है, मतलब राज्य क्या था, बहुत ही समृद्ध था, इसलिए उसने सोने के कॉइन्स चलाए थे। यदि आपका शीशा तथा प्रोटीन ये सब का मिल रहा है, तांबा, इसका मतलब राज्य क्या था, उतना समृद्ध नहीं था। इसी के आधार पर हम देखते हैं। उसके बाद भी ये कॉइन्स क्या है, ये धातु के जो होते हैं इस तरह से काट के बनाया जाता था, इस पे दिया जाता है, जैसे कहा जाता है आहत सिक्के से कहा जाता था इस कॉइन को। साहित्य में इन्हें करसारपन, ये भी याद रखना है, करसारपन कहा गया है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, ज्यादातर चांदी के ही मिले हैं। अब आहत सिक्के, तो आहत सिक्के क्यों कहा जाता था, क्योंकि इस पे जो था, जो एक बना लिया था सील से, ये जो मेटल है, मेटल के ऊपर प्रहार किया जाता था, आहत किया जाता था, जिससे इस तरह की आकृति उभर कर सामने आती थी, इसलिए हम इसको क्या कहते थे उस समय, आहत सिक्के कहते हैं। इससे भी बहुत सारी चीजें पता चलती है कॉइन से, यानी प्राचीन भारत के बारे में, यानी उस समय के बारे में। यानी यदि यहाँ पे डेट लिखा होता है तो डेट के बारे में पता चलता है, यदि राजा का चित्र बना हुआ है तो उससे पता चलता है कौन सा शासन में इस समय जो था राजा क्या था, और उसके आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चलता है। जैसे हमने आपको बताया ये सोना का है तो क्या होगा, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। यानी कॉइन से भी हमें उस समय काल के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलता है। नेक्स्ट है कुषाण काल की स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं थी। इसमें देखिए दूसरा है, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। यानी कुषाण काल में जो मुद्राएं मिला सोना का वो शुद्ध है, सोना बहुत ही प्योर था, जबकि ज्यादातर सोने के सिक्के दूसरे काल में अर्थात किसका, गुप्त काल में मिले हैं। गुप्त काल में सोने के ज्यादा सिक्के मिले हैं, जबकि कुषाण काल में शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं मिले हैं। यही है कुषाण पीरियड का देखिए ये स्वर्ण मुद्राएं हैं। देखिए यहाँ पे चित्र बना भी हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इस तरह से, देवी देवताओं के फोटो भी बना रहता है, उस पर चित्र अंकित रहता है, इससे पता चलता है उसके धार्मिक क्या थे, धर्म क्या था, राजा किस धर्म का पालन करता था जिस सिक्के पे। गुप्ता पीरियड का देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है देवी देवताओं का। तो कॉइन से भी हमें क्या होता है, उस तत्कालीन समय का बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। ये भी एक क्या है, सोर्स है आपका इतिहास जानने का। इसके बाद स्मारक एवं भवन है, जो आज भी बहुत जगह मौजूद है, खंडहर के रूप में मौजूद है या बहुत ही अच्छी स्थिति में भी है, इस तरह का भी है। तो तक्षशिला से प्राप्त स्मारकों से कुषाण वंश के शासकों तथा गंधार कालीन कला की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे मोन्यूमेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम तक्षशिला, इस तरह से आप देखिए यहाँ पे ये सब मिला है। यानी अभी तो जर्जर हालत में है, टूट फूट गया है, पहले और भी होगा। तो यहाँ पे गंधार आर्ट किस तरह से उस समय लोग क्या थे, कुशल थे कुषाण शासन काल में। इसने सुंदर सुंदर यहाँ पे क्या है, मूर्ति कला चित्रित किया हुआ है। उसके बाद है जो भूदान पत्र है। तो भूदान पत्र क्या होता है, ये प्राय तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण शासकों अथवा सामंतों द्वारा दिए दान अथवा निर्देश के लेख पत्र है। अर्थात मान लीजिए किसी को दिया गया, कोई युद्ध जीत के आया, विजय हो गया, राजा खुश हो गया, उसको क्या क्या भूमि दान में दे दिया, तो उसको लिख के देते थे सर्टिफिकेट के तौर पे। तो तांबे के पत्र पे लिखा जाता था उस समय, तो तांबे के पत्र पे जाके बहुत दिन तक क्या सेव करके वो रख सके, तो उसको हम लोग कहते हैं ताम्रपत्र, क्या कहते हैं उसको, या भूमि दान पत्र
ये है। इसके बाद भी ये जैसे मान लो कोई पंडित है, पंडित आए, पूजा किया, दान दक्षिणा के रूप में राजा क्या किया, उसको दान दे दिया, ये जमीन आपकी हो गई, यहाँ से हो गई, तो उसको लिख के जो डॉक्यूमेंट देते थे तांबे के पत्र, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमिदान पत्र कहते हैं, यानी भूमि दान, भूमि का दान कर दिया गया था लोगों में। तो उसके बाद है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, प्रागैतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य जो है उस समय का। जैसे मेहरगढ़ का इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मिला, कहां से क्या आपको प्राप्त हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपका है मेहरगढ़, स्थान का नाम है क्या, मेहरगढ़, इससे क्या मिला है, प्रारंभिक कृषि कार्य के साक्ष्य मिले हैं। कृषि कार्य यानी जो खेती करते हैं, फार्मिंग, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी उसका ये मान लीजिए बड़ा बड़ा गोडाउन यदि मिला है तो इसका मतलब क्या, कुछ ग्रेन्स मिला है, तो ग्रेनरी था वहां पे। तो इस तरह से यहां से, तो कहां से मिला, मेहरगढ़ से क्या मिला है, कृषि कार्य के साक्ष्य मिला है, ये आपको याद रखना है। वहीं पे इनाम गांव यानी मातृ देवी की लघु मूर्ति मिला है वहां से, इनाम गांव, स्थान का नाम क्या है, इनाम गांव। देख रहे हैं यहाँ पे मातृ देवी को कहा गया। यहाँ पे सांड की मृण मूर्ति, यानी ये क्या है, सांड की मूर्ति है, टूट गया है। यहाँ पे हाथी दांत के मन के, यानी ये तरह तरह के वो लोग जो चीज बनाते थे हाथी दांत से, इस तरह के मन के प्राप्त हुए हैं। तो ये क्या है आपका स्थान, इनाम गांव, बहुत इंपॉर्टेंट। इनाम गांव से पूछेगा कौन कौन सा साक्ष्य प्राप्त होता है, या पूछेगा कि ये जो सांड की मृण मूर्ति है कहां से प्राप्त हुआ था, आपका नाम होगा इनाम गांव। कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना है। नेक्स्ट है जैसे बोगोर है, यानी आदमगढ़, बोगोर, यानी इससे क्या मिला, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले। पशुपालन तो मनुष्य बहुत हजारों हजार साल पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन उसका प्रमाण कहाँ से मिला, यानी यहाँ से मिला आपका बोगोर आदमगढ़ से। कैसे प्रमाण मिला, देखिए इस तरह के चित्र बने हुए हैं या मूर्ति बना हुआ है, तो चित्र में देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, दूध निकाल रहा है, यानी ये क्या होगा, गाय है, इस तरह से, यानी पशु पालते थे तब तो ये निकाल रहा है। इस तरह से भी चित्र बनाया हुआ है, यानी पशु से रिलेटेड है, ये प्रमाण है। इसी से हम पता लगाते हैं अच्छा वो लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे, जो आज भी लोग क्या कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। चिरांद, बहुत इंपॉर्टेंट, चिरांद, चिरांद जो है स्थान, इससे क्या, हड्डी के औजार मिले हैं, हड्डी के, मनुष्य ने पत्थर का औजार बना सीखा, हड्डी का औजार बना सीखा, तो उसका जो साक्ष्य है चिरांद से मिला, यानी वो औजार आज भी टुकड़े के रूप में, चाहे जैसे अवशेष के रूप में प्राप्त हुए। इस तरह के क्या है, औजार है जो उस समय के लोग बनाते थे, जो आज भी मिला है, चिरांद नामक स्थान से मिले हैं। इसके बाद है बुर्ज होम, बुर्ज होम जो है, बुर्ज होम से क्या मिला, गर्त आवास, ये गर्त आवास मिला है बुर्ज होम से। गर्त आवास मतलब मिट्टी खोद करके उसके नीचे घर बनाया जाता था एक तरह से, यानी बहुत सारे कारणों से, या उस समय उतना जो उसके पास उपलब्ध नहीं था कोई भी चीज, या हो सकता है शत्रुओं से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए, इस तरह से क्या है, मिट्टी को खोद के ऊपर लकड़ी डाल करके इस तरह से नीचे में क्या है, घर बनाया था। तो इसी को क्या कहते हैं, गर्त आवास, आवास मतलब रहने का जगह, गर्त मतलब गड्ढा, गड्ढा। इस तरह से भी यहाँ भी है, ये हमारे जो कल्चर है भारतीय कल्चर, उसमें भी था, चीनी जो सभ्यता है उसमें भी था, इस तरह के हजारों साल पहले वो लोग भी इसी तरह से गड्ढे बना करके वहां पे रहते थे। कहाँ से मिला है, ये बुर्ज होम से हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिए स्थान है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर हमने आपको मैप में दिखाया था, हस्तिनापुर, इससे क्या प्राप्त हुआ है, जंगली गन्ना, जंगली गन्ना, इस तरह के गन्ना को ये देख रहे, कांच की तरह दिख रहा है जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंगली गन्ना। आज जो गन्ना खाता है उससे अलग। उसके बाद है चावल, चावल के दाने, ये देख रहे हैं इस तरह से चावल के दाने। कांच की चूड़ियां, ये उस समय की कांच की चूड़ियों का ये चित्र प्रस्तुत किया गया है, कांच की चूड़ियां, ये सब का जो है आपका हस्तिनापुर से ये सब का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। स्थान है जखेरा, जखेरा से क्या मिला है, लोहे का हसिया, कुदाल, ताम्र चूड़ियां, लोहे का हसिया। हसिया जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते हसिया क्या होता है। हसिया एक इस तरह का औजार होता है जिससे घास धान जो होता है, गेहूं काटा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हसिया। इस तरह से क्या था, इस समय बना हुआ है, यहाँ पे धार रहता है जिससे हम लोग काटते हैं। कुदाल, कुदाल मिट्टी खोदने का जो काम आता है, ये भी मिला है। ताम्र चूड़ियां, यानी तांबे की क्या है, चूड़ियां, इस तरह से कड़ा जो लोग पहनते हैं, ये भी प्राप्त है कहां से, जखेरा से। आपको याद रखना है जखेरा से क्या क्या मिला है। इसके कोलडिहवा, कोलडिहवा ये सब है पुरातात्विक स्थल है जहां से खुदाई से ये प्राप्त है। सब सिंधु घाटी जो है आपका, मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है, तो वहां से क्या है मिला है। तो कोलडिहवा से क्या मिला, चावल के अवशेष, इस तरह से चावल का अवशेष। तो उस समय का चावल अभी कैसे प्राप्त हुआ, हो सकता है लोग चावल को प्रिजर्व करके रखेंगे मिट्टी के बर्तन में ढक के, फ्यूचर में यूज के लिए, भविष्य में इस्तेमाल के लिए, जो क्या मिट्टी में दब गया होगा। और अभी इसके बाद जो है स्थान वो है कोलडिहवा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोलडिहवा जो है। इसमें से क्या मिला है, चावल के अवशेष। यहाँ जो आप देख रहे हैं चावल के ये विभिन्न तरह के जो अवशेष हैं उस समय का
प्राप्त हुआ है। तो इससे क्या प्राप्त होता है, इससे जो हमें जानकारी मिलती है कि उस समय यानी उस जिस काल का अवशेष है कि वहां पे लोग चावल की खेती करते थे, चावल का वो लोग उपयोग जानते थे। अब है कि आप सोचे चावल उस समय का चावल अभी कैसे प्राप्त हुआ, तो चावल तो सड़ सकता है, तो चावल क्या होगा, हो सकता है उसने फ्यूचर यूज के लिए यानी भविष्य में इस्तेमाल के उन्होंने क्या होगा, मटके में चावल को डाल दिया होगा, मटके में चावल को डाल करके बंद करके रखता था, जो आज भी गाँव में रखते हैं लोग, तरह तरह के बर्तन बना के रख देते हैं, और वो मिट्टी में दब जाने के कारण क्या होगा, आज भी सुरक्षित रह गया होगा हवा या नमी ना पा करके। ये विभिन्न तरह के चावल के अवशेष हैं, आपको याद रखना, ये कोल्डिवा है। ये सारे जो अवशेष आपको मिलेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हम जब भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मिला था, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है वहां पे आप खुदाई से ये प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है, चावल का अवशेष कहाँ मिला आपको, कोल्डिवा में चावल का अवशेष आपको प्राप्त हुआ है। इसके बाद है नेवासा, स्थान कौन सा है, नेवासा। नेवासा से सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सूती कपड़े के साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ है, यानी उसका जो रेशा है, ये इस तरह का रेशा वहां से आपको मिला है। इसी से पता चलता है कि लोग सूती वस्त्र का भी इस्तेमाल करना जानते थे, यानी कपड़ा बुनना जानते थे, तब ये मिला है। अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा से क्या मिला, कपड़े की छपाई के अवशेष, कपड़े की छपाई के अवशेष, यानी लोग कपड़े पर छपाई भी करना जानते थे, चित्रकारी करना जानते थे। जब गुफा पे जानते थे तो कपड़े पे भी आराम से वो लोग कर सकते थे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, चित्रकला में इस तरह के चित्रकला प्रसिद्ध है। अजंता की विश्व प्रसिद्ध जो चित्रकला है, इसका पता 1819 ईस्वी में अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को चला था, अंग्रेजों का शासन था, वो खोजबीन कर रहे थे, उसी को ये मिला था। बहुत ही सुंदर चित्रकला है, लोग इतना अच्छे से माहिर थे चित्रकारी में। इसके बाद है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज, वो जो तो आपने देखा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, तरह तरह के जो आर्कियोलॉजिकल जो सामान था उसी से हमको पता चलता है। अब साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी जो साहित्य अर्थात लिखा हुआ साहित्य उस समय का, यानी रिटेन डॉक्यूमेंट जो हमें पास मौजूद है। तो साहित्यिक में सबसे पहला लेते हैं वैदिक साहित्य को। क्या लेते हैं, वैदिक साहित्य को। वैदिक काल यानी वैदिक काल में ये वैदिक साहित्य की रचना हुई थी। वैदिक काल हम आज से प्राय जो है 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व, यानी आज हो गया 2023 है, और उसका ये इधर 2000 साल, उधर 1000-1500 साल, यानी 3-4 हजार साल पहले क्या है ये लिखा गया, जो आज भी हमारे पास मौजूद है और हम इसे पढ़ पा रहे हैं। इसका रूपांतरण भी हुआ है, तो उसी काल को कहते हैं वैदिक काल। यानी आर्यों का जो था सिंधु घाटी सभ्यता में आर्य लोग कहीं से आके बसे थे, उन्होंने क्या था, ये वैदिक साहित्य की रचना की थी, ऐसा माना जाता है। तो भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, यानी यहाँ के भारत का जो है या हिंदुओं का कह लें तो उसका सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, यही क्या है, वेद है, यानी वेद। इसकी संख्या कितने हैं, 4 हैं, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपको ये नहीं जानना क्या था नहीं था, बस ये जो नाम है, ये सब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जानना है। तो पहले क्या था, ये वेद से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब चूंकि एनसीईआरटी पर ही सारा ये आधारित है, तो आपके एग्जाम में भी इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, और सीटेट में तो प्राय ये पूछा जाता है इससे रिलेटेड, इसलिए आपको भी जानकारी होना चाहिए। तो जो वेद है वो कितने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, ये 4 तरह के वेद हैं। अब देखेंगे कि ये वेद क्या है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का क्या है, ऋग्वेद देवताओं की प्रार्थना हेतु मंत्रों का संग्रह, यानी इसमें क्या है, देवताओं के लिए जो प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उसके लिए जो मंत्र हैं वही इसमें लिखा गया। संग्रह मतलब बहुत सारे मंत्र एक साथ किया गया, ऋग्वेद में लिखा गया है। जैसे क्या ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण का दूसरा नाम क्या है, पंचिका भी है। ऋग्वेद के उपनिषद ऐत्रेय तथा कौशिकी है, ऋग्वेद के आरण्यक, ऐत्रेय, कौशिकी, चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद में आपको क्या है, 10 मंडल है, 8 अष्टक है, इतना मंत्र है, कितना 10,600 और 1028 सूक्त हैं। तो ये आरण्यक क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे, उपनिषद क्या, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले जान लीजिए कितना कितना है। इसके बाद ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल का, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ऋग्वेद के कौन से 9वें मंडल को सोम, या सोम कितने में, 9वें मंडल में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था यानी जो वर्ण व्यवस्था जिसको जाति के आज जाति पाति के रूप में देखा जाता है, वर्ण व्यवस्था, किस वर्ण को क्या काम करना है, किसका क्या कर्तव्य है, इसके बारे में यहीं पर आपको मिलता है। उसके बाद प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जो है जिसको सावित्री भी कहते हैं, का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी पहले बताया गया था क्या, ये
पूजा पाठ के लिए मंत्रों को उच्चारण करते हैं देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, उसका ये पूरा संग्रह है। यानी गायत्री मंत्र स्पेशल आपको याद रखना है कहाँ पे है, ऋग वेद में ये लिखा गया है। ऋग वेद का देखिए इस तरह से लिखा गया, इसका कुछ कुछ अक्षर तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं जूम करके, जैसे ये पढ़ ले ऊपर इस तरह से, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा जा सकता। इसके बाद है आरण्यक। देखिए क्या है, जैमिनीय तथा जो है छंद है, इसमें ऋग्वेद के ही अधिकांश मंत्रों के संदर्भ क्या सामवेद को भारतीय संगीत का प्राचीनतम स्रोत कहा जाता है। यानी सामवेद में क्या है, इसका आरण्यक है जैमिनीय और छंदोगोय, इसका आरण्यक के बारे में जाने का आरण्यक क्या होता है। इसमें ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया है, यानी ऋग्वेद में जो मंत्र है उसी को लिखा गया, लेकिन संगीत यानी गा करके लिखा गया, कैसे आपको गाना है थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो यह है बहुत ही प्राचीन स्रोत है सामवेद का। देखिए ये सामवेद का जो प्रति मिला है यहाँ से। उसके बाद है तीसरा जो आयुर्वेद, इसके दो शाखाएं कृष्ण तथा शुक्ल। यजुर्वेद में यज्ञ कर्म कांड की चर्चा की गई। यज्ञ कर्म कांड, यज्ञ करते थे, पूजा पाठ हवन जो करते हैं यज्ञ, उसको चर्चा। यजुर्वेद पद एवं गद दोनों में लिखा गया, पद एवं गद दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। देखिए किस तरह से उस समय लिखा गया था। अब है अथर्ववेद, चौथा जो वेद है अथर्ववेद। इसके ब्राह्मण क्या है, गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक क्या, इसका कोई आरण्यक नहीं है, तो आपको याद रखना है किसका आरण्यक नहीं है, तो वो क्या है, अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रह्मवेद भी है। दूसरा नाम क्या है, ब्रह्मवेद। इसमें मुख्यतः तंत्र मंत्र का संकलन है। तंत्र मंत्र जादू टोना जो करते हैं, जो अंधविश्वास है, वो इसी में आपको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अथर्ववेद में सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। जितने भी अंधविश्वास आ रहे हैं सब इसी वेद के, अथर्ववेद का लास्ट जो चौथा वेद है यहाँ से प्राप्त है। अथर्वा ऋषि को अथर्ववेद का दृष्टा माना जाता है। अथर्वा जो ऋषि था उसी के नाम पे अथर्ववेद नाम रखा गया। अथर्ववेद के अतिरिक्त पूर्व 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्या है, क्वेश्चन आ चुका है आपके सीटेट के एग्जाम में। तो लास्ट के जो पहला जो 3 वेद है उसी को क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, ये याद रखना है। अब है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य वेदों और धर्मानुष्ठान की व्याख्या करना है, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों को कर्मकांड प्रधान ग्रंथ कहा जाता है। अर्थात ये वेदों के कर्मकांडीय भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के विस्तृत अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस युग के महत्वपूर्ण यज्ञों जैसे अश्वमेध, वाजपेय तथा राष्ट्रीय यज्ञ आदि का मूल उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। तो यह है आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। अर्थात क्या हुआ, जो वेद है, वेद को क्या है सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते थे, इसीलिए उसको आसान भाषा में ब्राह्मणों ने क्या अनुवाद भी किया, वही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। या अपने अनुसार ब्राह्मणों ने जो उसमें परिवर्तन किया, यानी कर्मकांड वगैरह जो किया, उसका जो लिखा गया वो उसी को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। उसी में जो है आपका जो महत्वपूर्ण अश्वमेध, वाजपेय तथा जो राष्ट्रीय यज्ञ है, इसी से, यानी ये सब यज्ञ क्या किस लिए क्या था, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये किया जाता था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आपका जो ब्राह्मण वेद एवं उपवेद। तो वेद क्या है, उपवेद क्या है, और इसका जो आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा वो क्या है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और इसका जो ब्राह्मण मिलेगा वो क्या है, ऐत्रेय और कौशिकी है। इसके बाद जो आयुर्वेद है इसका मिलेगा उपवेद है धनुर्वेद, और इसका क्या है ब्राह्मण है तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद का है गंधर्ववेद, और इसका है पंचवीस, षड्वीस, जैमिनीय और छंदोगय। इसके बाद अथर्ववेद का है आपका शिल्पवेद, जो इसका उपवेद है शिल्पवेद, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसके बाद आरण्यक, हमने बताया था कि आरण्यक क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो आरण्यक होता क्या है, आपने पहले देखा था वेदों में आरण्यक था। तो आरण्यक क्या है, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। ये क्या है, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई। प्रमुख आरण्यक है ऐत्रेय, संखायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी और छंदोय, यही है। तो ये क्या बोला गया, इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई है। इसीलिए आरण्यक, आरण्यक मतलब क्या होता है, वन में
पढ़ाने के कारण इसको क्या कहा गया है, आरण्यक। इसके बाद है उपनिषद। इसका अर्थ है नजदीक बैठना, यानी गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपनिषद। यानी पहले क्या था, गुरुकुल में लोग बैठते थे, बच्चे सामने बैठते थे और गुरु जो है ऊंचे स्थान पर बैठकर शिक्षा प्रदान करते थे। तो यही है। इसके बाद है जो इनकी संख्या क्या है, 108 बताई जाती है, लेकिन इनमें 13 प्रमुख हैं। उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये भारतीय दर्शन के मुख्य आधार हैं। सत्यमेव जयते, यहां से देखिए सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद में लिया गया यहाँ से। ये आपको याद रखना है, सत्यमेव जयते कहां से आया, मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चतुराश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। त्रिमूर्ति और चतुराश्रम कहां पे है, मैत्रायणी उपनिषद से है। वेदांग क्या है, वेद और वेदांत, वेद के बारे में पढ़ा था। वेदांग, वेदों का सही अर्थ समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। जैसा कि हमने आपको बताया कि सभी लोग वेद को नहीं पढ़ पाते हैं, सभी लोग उसको नहीं समझ पाते, इसीलिए, या उसकी भाषा को नहीं समझ पाते, इसीलिए वेदांगों की रचना हुई जिससे लोग समझ पाए इसको आसानी से। तो मुंडकोपनिषद के अनुसार वेदांग 6 हैं। कितने हैं वेदांग, 6 वेदांगों की रचना हुई, जो क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छंद, ज्योतिष। गागी और मैत्री, ये दो नाम जो देख रहे हैं, गागी और मैत्री जैसी विदुषी महिलाओं ने उपनिषदों के निर्माण में योगदान दिया। यानी यहाँ पर देख रहे हैं क्या बताया गया, गार्गी और मैत्री। अर्थात उस समय, जिस समय ये वेद की रचना हुई, यानी वेदांगों की रचना हुई, तो उस समय भी हमारे यहाँ की महिलाएं पढ़ी लिखी थी, इसलिए तो उसने क्या किया, इसका अनुवाद किया। तो हमारे यहाँ महिलाओं की शिक्षा का भी प्रमाण मिलता है इतिहास में, बहुत पहले से बहुत ही विदुषी महिलाएं थी। इसके बाद ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है उसे कल्प सूत्र कहलाते हैं, वो कल्प सूत्र कहा गया है। तो कल्प सूत्र क्या है, ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है उसे क्या कहते हैं, कल्प सूत्र। ये आपको याद रखना, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। अब है स्मृतियां। स्मृतियां, ये टर्म से आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। स्मृति में सबसे प्राचीन क्या है, मनुस्मृति है। नारद 300 ईस्वी से 400 ईस्वी जो का है। पराशर जो स्मृति है 300 से 500 ईस्वी का है। इसमें से गुप्त काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर, यानी गुप्त काल के समय जो प्रकाश पड़ा है, यानी गुप्त काल के समय के ऊपर ये लिखा गया है। और बृहस्पति जो है ये 300 से 400 ईस्वी का है। ये कात्यायन 400 से 600 ईस्वी का समय काल है। इससे क्या होता है, गुप्त काल की कृति है, यानी गुप्त काल में क्या है, इनकी रचना की गई है। इसके बाद आपने देखा होगा पुराण, पुराण साहित्य। पुराण साहित्य जैसे मत्स्य पुराण के बारे में आपने सुना था थोड़ा देर पहले। तो पुराण साहित्य का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, यानी पुराण मतलब क्या है, प्राचीन। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलती है, यानी किससे किसकी जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना है। तथा मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उस तरह जाने जाते हैं। तो आपने देखा कि ये जो रिटेन डॉक्यूमेंट्स है, पुराण साहित्य हो गया, वेद हो गया, स्मृति है, उपनिषद है, पांडु, ये जितने भी हैं, ये सारा लिखा हुआ जिसको हम पढ़ पा रहे हैं, यानी विस्तृत से लिखा हुआ है, उस समय के बारे में, सब चीज के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ की जो साहित्य या जो हमारे यहाँ का जो इतिहास है, ये डायरेक्ट एक जो सुलझा हुआ इतिहासकार है वैसा नहीं लिखा गया है। हमारे यहाँ का जो इतिहास है सामाजिक जीवन के ऊपर, लोगों के जीवन के ऊपर लिखा गया है। वहीं पे पश्चिमी सभ्यता का जब हम इतिहास देखते हैं तो वहां पे राजा महाराजा से ज्यादा रिलेटेड है, राजाओं के ऊपर लिखा गया, उसके जीवन के ऊपर, उसके गाथाओं के ऊपर लिखा गया है। इस तरह का युद्ध के बारे में ज्यादा लिखा गया है। जब हम हजारों साल पहले हम अपने जो इतिहास में जाएंगे तो हमारा सामाजिक जीवन जो कल्चर है उससे रिलेटेड कथा कहानी इससे लिखा गया, उसी से उभर के हमारा इतिहास सामने आया है। इसी तरह से जो पुराण साहित्य में भी इसी का वर्णन है। जैसे महाकाव्य, इसके बाद आता है जो साहित्यिक स्रोत है। महाकाव्य में रामायण है, महाभारत है। तो रामायण में क्या है, रामायण या आदि काव्य जिसकी रचना दूसरी शताब्दी के लगभग संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई। वाल्मीकि, रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि ने की। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, ये नाम याद रखिएगा, ये है रामायण का। तो इसमें हम देख रहे हैं जो रामायण है, और अभी जो मौजूद है क्या है, रामचरितमानस। लेकिन रामचरितमानस अलग है, उसकी रचना किसने की,
तुलसीदास ने की। इसके बाद है महाभारत। महाभारत भी क्या है, महाकाव्य है, एक धर्म ग्रंथ है। तो इस महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी के लगभग महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। किसने किया था? महर्षि व्यास ने किया था। तो इसमें प्रथम में कितने श्लोक थे? जो महाभारत है 8800 श्लोक थे। तब उस समय जब इसमें 8800 श्लोक थे तो उसको हम लोग जय संहिता नाम से पुकारते थे, जय संहिता कहते थे। इसके बाद इनके श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसके बाद इसको क्या कहा जाने लगा? भारत कहा जाने लगा। यानी इस ग्रंथ को जब इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गया, 1 लाख श्लोक हो गया, तब इसे हम लोग क्या कहने लगे? महाभारत कहने लगे। इस तरह से महाभारत का नाम जो है ये ग्रंथ है, इसका महाभारत नाम पड़ा। या इसे क्या कहते हैं? सत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता और महाभारत को क्या कहते हैं? सत सहस्त्री संहिता। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वालायन गृह सूत्रों में मिलता है। स्मृतियां, वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ, इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। तो ये आपका क्या जो साहित्यिक स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत था, जो हजारों हजार साल पहले के बात हमें बताता है। कुछ इसमें दर्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सांख्य है। सांख्य दर्शन जो है ये प्रवर्तक थे कपिल, जो मुनि है कपिल ऋषि। इसके बाद संबंधित ग्रंथ क्या है? सांख्य सूत्र इससे मिलेंगे। दर्शन क्या है? न्याय, इसका आपका गौतम ऋषि गौतम न्याय सूत्र इन्होंने क्या है इससे संबंधित ग्रंथ है। हाँ, वैशेषिक जो है कनाद मुनि और इसके क्या है? वैशेषिक सूत्र मिलेंगे। योग है, इसका जो प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। और इसमें क्या है? इसका संबंधित ग्रंथ है योग सूत्र है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और मीमांसा सूत्र है। उत्तर मीमांसा वादरायण और ब्राह्मण सूत्र क्या है? इससे संबंधित ग्रंथ हमारे पास मौजूद है। अब इसमें आ गया साहित्यिक स्रोत ने देखा, इस तरह से धार्मिक स्रोत भी आपने देखा। अब जो अन्य साहित्य है वो देखते हैं, और भी कुछ है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, यानी अर्थशास्त्र जो कौटिल्य या विष्णुगुप्त जिसे कहते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, जो प्रधानमंत्री था उनका, उन्होंने क्या किया था? अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो उस समय की जानकारी प्राप्त होती है, यानी अर्थशास्त्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाज के बारे में, उसके आर्थिक स्थिति के बारे में यानी पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है, प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, किसने लिखा था? कलहन ने राजतरंगिणी लिखा, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से, यानी राजतरंगिणी में हमें कहाँ की जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर के बारे में पता चलता है। इसके बाद आपका अष्टाध्यायी, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है यह अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य पतंजलि का क्या है? महाभाष्य। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष के बुद्ध चरित्र याद रखना है आपको। उसके बाद बाण भट्ट का हर्ष चरित्र है। वाकपति का क्या है? गौरवहो। विल्हन का क्या है? विक्रमार्क देवचरित है। पद्मगुप्त का क्या है? नव साहस का चरित्र है। जयनाग का क्या कृत? पृथ्वीराज विजय इत्यादि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जो हम लेकर आए वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विष्णु शर्मा कृत पंचतंतु, पंचतंतु या पंचतंत्र जिसको हम लोग कहते हैं, विष्णु शर्मा ने इसको लिखा था। प्राचीन काल के परिवेश के जानने के लिए एक अच्छा ग्रंथ है ये। पंचतंत्र में क्या है? एक कहानी है, छोटे छोटे कहानी, बहुत ही रोचक कहानी है, जो आप टीवी पर भी इसका देख चुके हैं। पंचतंतु के या पंचतंत्र के कहानियों के बारे में, राजा के पुत्र के बारे में होता है, जो किस तरह से उदंड जो राजकुमार होता है उसको कैसे ठीक किया जाता है। इसके बाद है आपका मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। विशाखादत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा, यह भी पूछा गया आपके एग्जाम में। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था विशाखादत्त ने? ब्रिसल। संगम साहित्य, जो दक्षिण भारत का इतिहास जिससे हमको पता चलता है, बहुत ही विस्तृत है संगम साहित्य, लेकिन उतना आपको नहीं पढ़ना है। संगम साहित्य पांड्य राजाओं के संरक्षण में विकसित और प्लवित हुआ था। द्वितीय संगम काल का केवल एकमात्र ग्रंथ तात्कापियास के उपलब्ध हैं, ये आपका है उपलब्ध ग्रंथ है। उसके बाद आपका आता है बौद्ध धर्म ग्रंथ।
जो बौद्ध काल का भी निर्माण उसी में हुआ था, बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ था, उन्होंने बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ प्राप्त हैं। इससे भी हमें उसके समय के जो इतिहास के बारे में पता चलता है, सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। अब सिर्फ बौद्ध धर्म ग्रंथ का नाम ही नहीं, उसका भाषा को भी याद रखना है कि किस में पूछा जाता है। ये पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी में इसका मिलता है। बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। जो छोटी छोटी कथाएं हैं, बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो निम्नलिखित है। क्या है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। ये क्या है? इंपॉर्टेंट जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है। उसके बाद है जैन धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो समानांतर प्राय चल रहा था, जो इनका जो रिलीजन्स है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास उसी समय हुआ, प्रचार प्रसार प्राय एक समय के लगभग है। जैन धर्म ग्रंथों की रचना मुख्यतः प्राकृत, वो क्या था? पाली भाषा में, लेकिन जैन धर्म क्या है? प्राकृत भाषा में हुई थी। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में, जिन्हें पूर्व कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। बाद में इन्हें 12 अंग एवं 12 उप अंगों में क्या क्या विभाजित कर दिया गया था। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, आचरण सूत है, कल्प सूत है, भगवती सूत है, उपासना सूत है, भद्रबाहु है, चरित, पुरुष चरित आदि महत्वपूर्ण है। जैन ग्रंथों का संकलन गुजरात यानी बल्लभी में ईसा की 6ठी शताब्दी में हुआ था, यानी 600 ईस्वी में इसकी रचना प्राय हो गई थी। उसी समय क्या था? इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। इसके जो ये थे महावीर स्वामी है प्रवर्तक। अब जो तीसरा सोर्स है साहित्यिक सोर्स, आर्कियोलॉजिकल साहित्यिक, और तीसरा जो है क्या है? विदेशी यात्रियों के विवरण, अर्थात भारत में आज से नहीं, प्राचीन काल से ही आ रहे हैं। प्राचीन से भी प्राचीन काल से क्या है? लोग भारत में आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इसके साथ लगाव है, आदान प्रदान यहाँ से होता था। यानी आप जब देखते हैं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि ये पुर्तगाली आए, बहुत सारे अंग्रेज आए, ये तो अभी का है। इसके पहले का भी जब देखेंगे हमें वहाँ का साक्ष्य मिलता है, यानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता की झलक हमें मिलती है, कुछ अवशेष हमें मिलता है। हमारे यहाँ की है जो मुद्राएं हैं, जो मूर्तियां हैं, वो वहाँ के सभ्यताओं में मिलता है, यानी हजारों हजार साल पहले। तो इससे पता चलता है कि क्या विदेशियों का आगमन हमारे भारत में होता रहा है। तो बहुत सारे विदेशी समय समय पर आए और उन्होंने क्या किया? जो अपनी रचनाओं में यहाँ का उल्लेख किया। तो विदेशी यात्रियों, जो महत्वपूर्ण विदेशी यात्री है जिससे हमें पता चलता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें पहला जो है हेरोडोटस बहुत ही पुराना नाम है। हेरोडोटस जो है, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इतिहास का पिता। तो किसे कहता है? हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के और फारस के संबंध का वर्णन किया है। यानी कब? 5वीं जो शताब्दी है उसके समय का है ये। तो उसके बाद है मेगास्थनीज, जो इंपॉर्टेंट है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका, यानी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्य युग समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो ये था इतिहासकार, और ये है उसकी रचनाएं जो यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के समाज राजा के बारे में लिखा। डाइमेकस यानी फेमस इतिहासकार, यह सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था, बहुत पहले, हजारों साल पहले बिंदुसार के दरबार में। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। तो ये सब जो विदेशी यात्री हैं जो आए भारत में और यहाँ के संस्कृति के बारे में लिखा। जो चीनी यात्री का वृत्तांत है, चीनी यात्री बहुत सारे आए। तो चीनी यात्री में जो फाहियान, सुंगयुन, ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहे हैं। जैसे फाहियान या गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी पूर्व के समय काल का है, उसके दरबार में भारत आया था। ह्वेनसांग जो है, इसे युवांग चांग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ह्वेनसांग को युवांग चांग के नाम से जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था, जो यहाँ 16 वर्षों तक रहा। इतने सालों तक रहा, यहाँ की संस्कृति को समझा और इसके विषय में इन्होंने अपने पुस्तक में, बहुत सारे चीनी यात्री आए, लेकिन आपको ये नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ना है। इसके बाद अरब यात्री भी आए। तो अरब यात्री में है, अरबी लेखकों में अल बरूनी,
अल बिलादुरी, सुलेमान है, अल मसूदी हसन, निजाम फरिश्ता, निजामुद्दीन, ये बहुत सारे हैं मुसलमान लेखक हैं जिसकी कृतियों से भारतीय इतिहास विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये था जो आपका जो है कुछ जो साहित्यिक स्रोत है, ये आपने देखा। तो इस तरह से आपने स्रोत के बारे में देखा कि कैसे हमें इतिहास का पता चलता है। अब इसके बारे में हम अगला क्लास में सब जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे। धन्यवाद।